अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक का डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास एम्ब्रियोनिक डिसऑर्डर्स। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। एम्ब्रियोनिक डिसऑर्डर्स इस लफ्ज से ही माना जाहिर हो रही कि ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो कि एम्ब्रियो के साथ रिलेटेड होंगे, जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पर हमें देखने को मिलेंगे, या जिसके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये वो डिसऑर्डर्स है जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर हमें देखने को मिलेंगे। तो ये अर्ली स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि अभी बच्चा जो है वो डेवलप हो ही रहा है। तो उसके शुरुआती दिनों के अंदर, शुरुआती वक्त के अंदर, शुरुआती महीनों के अंदर, या हम एक तरह से कह दें कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर या सेकेंड ट्राइमेस्टर के दौरान होने वाले ये जो प्रॉब्लम्स है जो कि बच्चे की ग्रोथ में असरअंदाज हो रही है, या थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर डेवलपमेंट के रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये सारे जो है बच्चे में हो रहे हैं। अब इसकी वजह जो है कुछ यहाँ पर बयान की गई। एक लिखा हुआ है जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज, यानी कि जीन्स की वजह से ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इन्वायरमेंट की वजह से प्रॉब्लम हो सकते हैं, या जेनेटिक और इन्वायरमेंट इन दोनों की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकते हैं, जिसकी वजह से बच्चे के ऊपर असर पड़ेगा, उसकी डेवलपमेंट के ऊपर असर पड़ेगा, और साथ साथ जो है मदर के ऊपर भी असर पड़ेगा। अब यहाँ पर सबसे पहले डिस्कस किया गया है द मैटरनल ड्राइव्ड एबनॉर्मलिटीज, यानी कि मदर की तरफ से होने वाले प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पर एक चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा अहम है वो ये है कि मैटरनल हेल्थ, मदर की हेल्थ जो है बच्चे के हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर मदर के अंदर हेल्थ प्रॉब्लम्स के रिलेटेड इश्यूज हैं तो बच्चे के अंदर भी वो इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है कि अगर मदर के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि उसके अंदर डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, उसके अंदर डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं रहती, तो ये भी बच्चे के अंदर जो है डेवलपमेंट के टाइम पर उसके ऊपर असरअंदाज हो सकती है। अब अगर अनकंट्रोल डायबिटीज़ है तो उसका एक बड़ा मसला ये होगा कि बच्चे का वेट ज़्यादा हो जाएगा, और जब उसका वेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अपनी नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा होगा, तो फिर नॉर्मल डिलीवरी की तरफ भी जो है वो मदर नहीं जा पाएगी, और सीज़र जो है, सी सेक्शन जो है, उसकी तरफ उसे जाना पड़ेगा। उसके अलावा ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना या कम होना, ये भी जो है न्यूट्रंस की सप्लाई पर असरअंदाज करेगा। तो ये दोनों जो है बच्चे के ऊपर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक असर कर सकती हैं, ये दो चीज़ें हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे कुछ और मामला भी हैं जो आपकी बुक में डिस्कस किए गए, जो कि बच्चे के ऊपर और उसकी डेवलपमेंट के ऊपर असरअंदाज हो रही है। एक चीज़ यहाँ पर डिस्कस की गई वो है रुबेला वायरस के हवाले से। रुबेला वायरस जो है ये बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र करता है, और प्रेगनेंसी के दौरान ट्रांसफ़र करता है, और शुरुआती 3 महीनों के दौरान ये रुबेला वायरस जो है बच्चे में ट्रांसमिट हो सकता है। जब ये बच्चे में ट्रांसमिट होगा तो कई ज़्यादा बीमारियों को काज करेगा, जिन्हें कॉन्जेनिटल रुबेला सिंड्रोम हम कह रहे हैं। कॉन्जेनिटल रुबेला सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो कॉन्जेनिट का मतलब होता है कि पैदाइश से होने वाले। रुबेला यहाँ वायरस को जाहिर कर रहा है कि रुबेला वायरस की वजह से जो सिंड्रोम, यानी कि बहुत ज्यादा बीमारी हो रही है पैदाइश से, इन्हें कॉन्जेनिटल रुबेला सिंड्रोम कहा जा रहा है। अब इसके अंदर लिखा हुआ है कि एक तो डेवलपमेंटल डिले होगा, यानी कि डेवलपमेंट जो है वो स्लो हो जाएगी, हेयरिंग लॉस के मामला हो रहे हैं। उसके अलावा कैटरेक्ट हो जाएगा। कैटरेक्ट का मतलब ये है कि हमारी आंख के सामने जो है एक वाइट जो है पर्दे की जैसा, बादल की जैसा हमें स्ट्रक्चर नजर आना शुरू हो जाएगा, जिसे हम मोतिया भी कह रहे होते हैं। हार्ट का भी डिफेक्ट होगा, हार्ट के साथ भी मसले होंगे। और उसके अलावा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी हो रही होगी, यानी कि ब्रेन जो है वो भी ठीक से डेवलप नहीं होगा। और ये सारे मामला जो है बच्चे के अंदर शुरू के 3 महीने में हो रहे हैं। और ये कॉन्जेनिटल रुबेला सिंड्रोम जो है ये आगे चल करके मिसकैरेज को भी काज कर सकता है शुरू के टाइम पर। लेकिन 3 महीनों के बाद जो है बच्चे में इतना ज्यादा रिस्क नहीं होता इस वायरस का। यहाँ इस तस्वीर में देख रहे हैं आप माइक्रोसेफेली। माइक्रोसेफेली एक ऐसी कंडीशन है जो कॉन्जेनिटल रुबेला सिंड्रोम की वजह से हो रही है, जिसमें हेड जो है वो छोटा होता है, और हेड के छोटे होने को हम कह रहे हैं माइक्रो स्मॉल सिफेली, यानी कि जो हेड, तो हेड का छोटा होना माइक्रोसिफेली। उसके अलावा कैटरेक्ट का हो जाना यहाँ पर बयान किया जा रहा है, ये मोतिया व्हाइट क्लाउडी जो है अपीयरेंस नजर आ रही है यहाँ पर। और उसके अलावा हार्ट डिसऑर्डर के अंदर यहाँ पर जो है पीटीए को नाम लिया गया है, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस का मतलब ये होता है कि हमारे हार्ट के अंदर एक रास्ता होता है जिसके जरिए से ब्लड वापसी हार्ट में पहुंच जाता है। क्योंकि जब बच्चा जो माँ के पेट के अंदर होता है तो उसका जो ब्लड होता है वो लंग्स की तरफ नहीं जा रहा होता, बल्कि वो जो है मदर की तरफ ही जा रहा होता है, क्योंकि उसे ऑक्सीजन मदर से ही हासिल हो रही होती है। तो लंग्स बचपन के टाइम पर नॉन फंक्शनल होते हैं, और ये ओपनिंग जो हो रही होती है, जो ब्लड को वापसी हार्ट में लेकर आ रही होती है, ये बंद हो जाती है बर्थ के बाद में। तो हार्ट से फिर वो वापसी लंग्स में जाना शुरू कर देता है। तो अगर ये बंद नहीं होता तो इस बीमारी को हम कह रहे होते हैं पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। तो यहाँ पर जो है आप इस कंडीशन को देख रहे हैं कि ब्लड जो है हार्ट में वापसी सर्कुलेट कर रहा है, यहाँ पल्मोनरी सर्कुलेशन नहीं हो रही, यानी कि हार्ट से ब्लड जो है वो लंग्स की तरफ नहीं जा रहा और वापसी आ रहा है। तो ये ओपनिंग जो है बंद हो जाती है,
जब बर्थ हो जाती है, लेकिन इस ओपनिंग का खुला रहना ये पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस कहलाता है। तो पेटेंट डक्ट आर्टरियोसिस भी देखने को मिल सकती है इस रूबेला वायरस की वजह से। ये ओपनिंग बंद नहीं होगी और फिर ब्लड की सर्कुलेशन का प्रॉब्लम होगा बच्चे के अंदर। आगे एक और चीज लिखी हुई वो है एबनॉर्मल न्यूरल ट्यूब। कि न्यूरल ट्यूब के अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है। हमें मालूम है कि शुरुआती टाइम पर एक स्ट्रक्चर बनता है न्यूरल ट्यूब का। न्यूरल ट्यूब के दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा ब्रेन को बनाता है, दूसरा हिस्सा इस न्यूरल ट्यूब का जो है वो बना रहा होता है स्पाइनल कॉर्ड को। अब अगर न्यूरल ट्यूब ओपनिंग जो है वो उसकी बंद हो जाती है, न्यूरल ट्यूब के जो दोनों हिस्से वो बंद हो जाते हैं। अगर वो ठीक से बंद नहीं हो जाते एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर, तो उसके क्लोज ना होने की वजह से दो प्रॉब्लम्स होंगे। अगर उसका नीचे वाला हिस्सा क्लोज ठीक से नहीं हो रहा तो एक बीमारी हो रही है जिसे हम स्पाइनल बायोफिटा कह रहे हैं। और अगर उसका ऊपर वाला हिस्सा जो ब्रेन को बनाने वाला है वो पार्ट अगर क्लोज नहीं होता तो जो बीमारी होती है उसे हम एनेनसेफेली कह रहे हैं। तो एनेनसेफेली जो है ये ब्रेन के अंदर होने वाली बीमारी है जिसमें ब्रेन भी प्रॉपर डेवलप नहीं करेगा और स्पाइना बायोफिटा के अंदर जो है स्पाइनल कॉर्ड जो है प्रॉपर डेवलप नहीं करेगा। तो ये जो है न्यूरल ट्यूब के डिफेक्ट से, न्यूरल ट्यूब के होने वाले प्रॉब्लम से। स्पाइनल बायोफिटा को आगे आपकी बुक में डिस्कस किया गया है। यहाँ पर इससे स्पाइनल बायोफिटा को डिस्कस किया गया है, फिर इसकी सर्जरी की अवस्था लिखा हुआ है कि इस बीमारी को किस तरह से दुरुस्त किया जाएगा, किस तरह से इसे ठीक किया जाएगा। दूसरा इन बीमारी की अवस्था लिखा हुआ है कि ये फेटल यानी जानलेवा भी हो सकती है या कई ज्यादा डिसेबिलिटीज जो है एक इंसान में काज कर सकती हैं। इन दोनों बीमारियों के हवाले से ये बात लिखी हुई स्पाइनल बायोफिटा के हवाले से और एननसेफेली के हवाले से। अब यहाँ पर बयान किया जा रहा है न्यूबॉर्न हैविंग एननसेफेली और फुली डेवलप्ड न्यूबॉर्न। तो जो फुल डेवलप्ड न्यूबॉर्न है उसके अंदर ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है वो भी फुल डेवलप्ड है। लेकिन अगर आप देखेंगे जो न्यूबॉर्न जो है एनेंसेफेली वाला है उसके अंदर अंडर डेवलप्ड ब्रेन है, ब्रेन प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ। तो ये ब्रेन जो है प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाता एनेंसेफेली के मरीज के अंदर। जबकि आप देखेंगे ये पूरा स्कल लाइन कितना ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी ब्रेन उस हिस्से में मौजूद नहीं है। तो ब्रेन की प्रॉपर डेवलप ना होना ये होता है एनेंसेफेली, और स्पाइनल कॉर्ड का ठीक से डेवलप ना होना ये होता है स्पाइनल बाइफिडा। फिर हम डिस्कस करते हैं थायराइड ग्लैंड के डिसफंक्शन यानी थायराइड ग्लैंड की ठीक से काम ना करने की वजह से। हमें मालूम है थायराइड ग्लैंड जो है वो हार्मोन्स को रिलीज करता है जिन्हें हम थायरोक्सिन कहते हैं। तो थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स है यानी कि जो थायरोक्सिन है वो मेटाबॉलिज्म को कराने में हेल्प करता है। तो मेटाबॉलिज्म जब होगा, रिएक्शंस जब हो रहे होंगे, तो फीटल की ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो ठीक से होगी। अगर कोई फीमेल है जिसके अंदर थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स ठीक से काम नहीं कर रहे और हार्मोन्स कम मौजूद है तो उसे हम हाइपो थायरॉइडिज्म कंडीशन कह रहे हैं। तो इसके दौरान जो है डेवलपमेंट के इश्यूज होंगे, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगी और कुछ और मजीद प्रॉब्लम्स जो है वो डेवलपमेंट से रिलेटेड बच्चे में हमें देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि ये थायराइड ग्लैंड जो है उसके हार्मोन्स मेटाबॉलिज्म कराते हैं, मेटाबॉलिज्म से फिर हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर्स ये सारे ग्रो कर रहे होते हैं। तो ग्रोथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है ये थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स के ना होने की वजह से ये हमें देखने को मिल रही है। एक और चीज का जिक्र किया गया वो है लिम्ब डेवलपमेंट इश्यूज। के लिम्ब जो है, जो बाजू हैं वो प्रॉपर डेवलप ना हो पाना। तो इसके अंदर मेटरनल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स दोनों को डिस्कस किया गया है। लिखा हुआ है कि कुछ मेडिसिन जो है, कुछ इन्फेक्शन जो है, कुछ जेनेटिकल कंडीशन जो है वो भी लिम्ब एबनॉर्मलिटीज को डेवलप कर सकती है, यानी कि लिम्ब्स ठीक से फॉर्म नहीं हो सकती। उसके दौरान एक चीज ये है जेनेटिकल फैक्टर में मिसिंग या एक्स्ट्रा फिंगर्स, फिंगर्स का ज्यादा या कम हो जाना। जैसे हमारे पास कभी ज्यादा फिंगर्स आ जाती है, जैसे 6 फिंगर्स आ जाती है, तो इसी तरह से मिसिंग जो है लिम्स भी हो सकती है, मिसिंग फिंगर्स भी हो सकती है। तो इसी तरह से फिंगर्स कम भी हो सकती है, शॉर्ट एंड लिम्स भी हो सकती है, बाजू कम भी हो सकती है, और बाजू ठीक से ना बनी हो, लिम्ब डिफॉर्मिटीज, तो ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब लिखा हुआ है कि अगर प्रॉपर जो है पेरेंटल केयर हो, यानी कि प्रॉपर जो है मदर की तरफ से जो है वो रेगुलर चेकअप्स हो रहे हो, और उसके अलावा हेल्थ ठीक रखी जा रही हो और खुराक का भी खास ख्याल रखा जा रहा हो, तो ये मदर से रिलेटेड जो एबनॉर्मलिटीज हैं वो फीटस के अंदर पे ट्रांसफर नहीं कर पाती। अगर चेकअप्स भी नहीं हो रहे, हमें पता ही नहीं चल रहा कि कौन से डेवलपमेंट से रिलेटेड इश्यूज हैं, वैक्सीनेशन भी नहीं हो रही, तो फिर ये सारे प्रॉब्लम्स मदर में हमें देखने को मिलते हैं और बच्चे के अंदर भी फिर डेवलप हो जाते हैं ये सारे इश्यूज जो कि हमने अभी डिस्कस किए कि लिम्स भी उसकी ठीक से डेवलप नहीं हो सकती, और न्यूरल ट्यूब के रिलेटेड भी प्रॉब्लम होगा, थायराइड ग्लैंड के भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, और उसके अलावा ये माइक्रोसेफेली, पीडीआई और कैटरेक्ट, ये सारे प्रॉब्लम्स भी बच्चे में देखने को मिल सकते हैं हमें। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने वाले हैं जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज के हवाले से और स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन के हवाले से। पहले यहाँ पर बात की गई है स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन की, फिर उसके बाद जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज की बात की गई है कि खुद ब खुद एबॉर्शन हो जाना, खुद ब खुद मिसकैरेज हो जाना, प्रेगनेंसी का लॉस हो जाना, कि खुद ब खुद किस तरह से प्रेगनेंसी जो है वो लॉस हो रही है। तो वही बात लिखी हुई है, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन आल्सो नोन एज मिसकैरेज
is a common complication of pregnancy that results in the loss of the pregnancy. ये जो है प्रेगनेंसी के लॉस का सबब बनती है और अक्सर जो प्रेगनेंसी लॉस होती है वो बिफोर द 20th वीक होती है, यानी कि एक बच्चा जो है वो डेवलप करता है तकरीबन 40 वीक्स के अंदर, 40 हफ्ते उसे लगते हैं डेवलपमेंट के दौरान। लेकिन उस प्रॉपर डेवलपमेंट के टाइम से पहले ही, आधा टाइम पहले ही अगर वो लॉस हो जाती है प्रेगनेंसी, तो वो हमारे पास मिसकैरेज कहलवाती है। एक चीज यहाँ पर ये बयान की जा रही है, इट इज एस्टिमेटेड दैट अप टू 20% ऑफ ऑल रिकॉग्नाइज्ड प्रेगनेंसीज एंड इन मिसकैरेज, कि ज्यादातर प्रेगनेंसीज जो हमारे पास होती हैं उनमें से 20% जो प्रेगनेंसीज होती हैं वो मिसकैरेज में ही खत्म हो जाती हैं। और ज्यादातर जो मिसकैरेज के चांसेस होते हैं वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर होते हैं, शुरू के 3 महीने में ही मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि काफी ज्यादा मिसकैरेजेस की एक वजह जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज भी होती है, कि बच्चे के अंदर अगर जेनेटिक प्रॉब्लम्स है, जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज है, क्रोमोसोम का कुछ मसला मौजूद है, तो इस वजह से भी जो है मिसकैरेज के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं बच्चे के अंदर। अब किसी बच्चे में जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज किस तरह से होगी और क्यों होगी, तो लिखा हुआ है कि अगर क्रोमोसोम की तादाद में फर्क आ जाए, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के अंदर फर्क आ जाए, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज हो चुका हो, या जीन के अंदर म्यूटेशन आ जाए। क्रोमोसोम में हमें मालूम है डीएनए और डीएनए में जीन्स लोकेटेड है। अगर जीन में चेंज आ रहा हो या एक और चीज हो रही है, एपिजेनिक मॉडिफिकेशन, जीन जिसका काम था अपना एक्सप्रेशन करना, वो एक्सप्रेशन वो अपना ठीक से ना कर पाए, तो उस प्रॉब्लम के नतीजे के अंदर भी ये मामला हमारे पास हो सकते हैं कि एक एम्ब्रियो जो है वो ठीक से डेवलप ना हो सके और फिर वो मिसकैरेज के अंदर चला जाए। यहाँ पर यही बात की जा रही है कि ये जो एबनॉर्मलिटीज हैं, यानी क्रोमोसोम के नंबर में, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आ जाना, म्यूटेशन आ जाना या एपिजेनिक मॉडिफिकेशन, ये जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पर असरअंदाज होती है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में कैसे? एक तो ये सेल डिवीजन पर असरअंदाज होंगी, सेल डिफरेंटिएशन पर भी असरअंदाज होंगी, यानी एक सेल जो अपने आप को मुख्तलिफ सेल्स में चेंज कर देता है, तो सेल का डिफरेंटिएशन का जो प्रोसेस है उसमें ये असरअंदाज होगी। और उसके अलावा एपोटोसिस यानी सेल डेथ के अंदर भी ये चीजें असरअंदाज होती हैं। मजे लिखा हुआ है कि जो सेल डेवलप होगा जिसमें क्रोमोसोम का फर्क होगा, तो वो सेल जो है इम्प्लांट ठीक से नहीं हो पाएगा, प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाएगा, एबनॉर्मल टिश्यूज को, ऑर्गन्स को डेवलप करेगा, और इस तरह से उसके अंदर डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स मौजूद होंगे। ये डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स इतने ज्यादा होंगे कि ये लाइफ के साथ में कंपेटेबल नहीं होंगे और उस वजह से उसका मिसकैरेज हो जाएगा, यानी कि वो फिर जिंदा भी नहीं रह पाएगा। अब अगर हम बात करें इस स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन के हवाले से, जिसके बारे में हमने कहा कि ये मिसकैरेज का सबब बनता है, तो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन जो है उसके अंदर सबसे ज्यादा जो वजह हो रही है जिस वजह से ये एबॉर्शन हो रहा है, तो 60% उसकी जो मेन काज है वो है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, क्रोमोसोम में फर्क आ जाना। तो क्रोमोसोम के नंबर में बेसिकली फर्क आ जाता है, जिससे कंडीशन को हम ट्राइजोमी कह रहे होते हैं या मोनोजोमी हम कह रहे होते हैं। ट्राइजोमी का मतलब ये होता है कि क्रोमोसोम का नंबर जो है वो ज्यादा हो चुका हो। मोनोजोमी का मतलब ये होता है कि क्रोमोसोम का नंबर जो है वो कम हो चुका हो। मियोसिस के दौरान ये होता है कि क्रोमोसोम जो है वो अलग अलग होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, और एक होमोलोगस क्रोमोसोम एक सेल में जाता है, दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम दूसरे सेल में जा रहा होता है। हमें मालूम है कि हमारी बॉडी में दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। कभी कभार क्या होता है कि दो के दो होमोलोगस क्रोमोसोम एक सेल में रह जाते हैं, तो दूसरे सेल में क्रोमोसोम नहीं पहुंच पाता, तो एक सेल में क्रोमोसोम ज्यादा हो जाते हैं, जिस कंडीशन को हम ट्राइसोमी कह रहे हैं। और एक्सेल में क्रोमोसोम नहीं पहुंचता, तो ऐसी कंडीशन को हम मोनोसोमी कह रहे हैं, जिसमें एक क्रोमोसोम कम हो। कभी कभार जो है क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आ चुके होते हैं, जिसे डिलीटेशंस कहा गया है या ट्रांसलोकेशंस कहा गया है। यहाँ पर आप अपनी बुक के अंदर देख रहे हैं क्रोमोसोम के अंदर चेंजेस के हवाले से, जैसे कि डिलीशन का जिक्र है जिसे डिफिशियंसी कहा जा रहा है, एक डुप्लीकेशन का जिक्र है, एक ट्रांसलोकेशन का जिक्र है, और दूसरा इन्वर्जन का जिक्र है। डिलीशन के बाद लिखा हुआ है कि क्रोमोसोम ब्रेक हो जाएगा। वो क्रोमोसोम एक जगह से या ज्यादा जगह से ब्रेक हो सकता है, तो उसका एक पार्ट जो है वो लॉस हो जाएगा, तो इसे हम डिलीशन कह रहे हैं। और इस नतीजे में क्रोमोसोम की साइज जो है वो भी रिड्यूस हो जाती है। तो यहाँ पर एक क्रोमोसोम को दिखाया हुआ है, डिलीशन के बाद वो शॉर्ट हो चुका है क्योंकि उसका एक बड़ा पार्ट जो है वो लॉस हो चुका है। उसके अलावा एक हमारे पास लिखा हुआ है डिप्लीकेशन। डिप्लीकेशन में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई एक क्रोमोसोम है जो कि खासतौर पर होमोलोगस क्रोमोसोम है, उसका एक पार्ट टूट करके दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ में अटैच हो जाए, तो इस तरह से जो जीन है वो डुप्लीकेट हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, क्रोमोसोम की साइज जो है वो भी डबल हो जाएगी। यहाँ देख रहे हैं मिसाल के तौर पर ये दो क्रोमोसोम्स मौजूद हैं। अब एक के जीन इधर से कट हो गए, दूसरे में चले गए, क्योंकि ये दोनों सेम क्रोमोसोम है तो सेम जीन से हैं, लेकिन यहाँ पर इस क्रोमोसोम में जीन जो है वो डबल हो चुके हैं, क्योंकि इसके अंदर पहले खुद के जीन भी मौजूद हैं और इस वाले जीन भी जो है यहाँ पर दाखिल हो चुके हैं, तो इसके अंदर डुप्लीकेशन यानी कि डबल मटेरियल हो चुका है जीन का।
एक और है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में ये कहा जा रहा है कि क्रोमोसोम का टुकड़ा टूटेगा, लेकिन वो होमोलोगस क्रोमोसोम के बजाय डिफरेंट क्रोमोसोम के साथ में अटैच हो जाएगा, तो इसे हम ट्रांसलोकेशन कह रहे होते हैं। और ट्रांसलोकेशन के नतीजे में क्योंकि क्रोमोसोम जो है उसमें डिफरेंट जीन्स पहुंचे हैं, तो जीन्स जो है वो डुप्लीकेट नहीं हो रहे। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम, ये होमोलोगस नहीं है। अब होगा ये कि इसका एक पार्ट जो है रिमूव हो जाएगा और ये दूसरे में चला जा रहा है। इस तरह से इसका पार्ट जो है वो भी वापसी जो है इसके अंदर आ रहा है, यानी कि ये एक दूसरे को चेंज करके दे रहे हैं। एक दूसरा हमारे पास मौजूद है इन्वर्जन। इन्वर्जन में ये कहा जा रहा है कि जो जीन का लोकस है उसकी पोजीशन उलट हो जाती है, यानी कि ये अगर इस तरह से सीधा मौजूद है तो यहाँ पर ये उलट हो जाएगा, इसके बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। तो इस तरह की इन्वर्जन इसके अंदर देखने को मिलेगा क्रोमोसोम के अंदर। तो ये क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में आने वाले चेंजेस जिसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अब यहाँ पर कुछ आप देख रहे हैं कि ट्राइसोमिक कंडीशन के हवाले से लिखा हुआ है, जैसे कि एक है डाउन सिंड्रोम और एक और मौजूद है लाइन फिल्टर सिंड्रोम। ये दोनों ही जो है ट्राइसोमिक कंडीशन है जिसमें क्रोमोसोम जो है वो एक्स्ट्रा आ जाता है। और जो मोनोसोमिक कंडीशन है उसके अंदर टर्नर सिंड्रोम को जो है यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो इनको भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आगे। फिलहाल के लिए बताने के लिए जरूरी था कि मोनोसोमिक कंडीशन जो है वो कौन से हैं, जैसे कि टर्नर सिंड्रोम। और जो हमारे पास मौजूद है ट्राइसोमिक कंडीशंस, वो हमारे पास मौजूद है डाउन सिंड्रोम और लाइन फिल्टर सिंड्रोम। अब इन क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज के हवाले से लिखा हुआ है कि ये रैंडम यानी अचानक से हो जाने वाले इवेंट्स हैं। तो ये सेल डिवीजन के टाइम पर, मियोसिस के टाइम पर हो सकते हैं। मियोसिस के टाइम पर एग या स्पर्म के अंदर हो सकते हैं। एग और स्पर्म के अंदर क्रोमोसोम की शक्ल और सूरत चेंज हो चुकी हो, या जो है क्रोमोसोम का नंबर जो है कम ज्यादा हो चुका हो, या कभी कभार ये जो है पेरेंट्स से भी, अगर पेरेंट में ये कंडीशन मौजूद हो क्रोमोसोम का चेंज का, तो ये बच्चे में इनहेरिट भी हो सकती हैं। अब यहाँ पर जीन म्यूटेशन के हवाले से डिस्कस किया जा रहा है कि अगर कुछ खास जीन्स के अंदर म्यूटेशन यानी कि चेंज आ जाए तब भी एबॉर्शन हो सकता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ जीन्स हमारे पास मौजूद होते हैं जो कि कंट्रोल कर रहे हैं सेल डिवीजन को और डिफरेंटिएशन को, सेल के चेंज होने को भी। लेकिन अगर उन सेल्स के अंदर चेंज आ रहा है तो लाजिम बात है सेल डिवीजन पर असरअंदाज होगा, यानी कि डेवलपमेंट के ऊपर असरअंदाज होगा। अब लिखा हुआ है कि कभी कभार जो म्यूटेशन होती है वो इनहेरिटेड होती है, जैसे कि कुछ जीन्स का यहाँ पर जिक्र है, BRCA1 और BRCA2। ये जो जीन है अगर इनमें चेंज आ रहा है तो एक तो मिसकैरेज का चांस बढ़ रहा है, और एक और चीज भी हो रही है, वो ये हो रही है कि ब्रेस्ट के अंदर कैंसर भी होता है, और इन जीन्स के खराब होने की वजह से ओवेरियन कैंसर यानी कि ओवरीज जो है वो भी डैमेज हो रही होती है। तो ये जो जीन्स है BRCA1 और BRCA2, ये मिसकैरेज के चांस को भी बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से जीन में चेंज आने की वजह से भी जो है मिसकैरेज के चांस इंक्रीज हो रहे होते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ लिखी हुई है, वो है एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन। हमने पहले डिस्कस किया था कि क्रोमोसोम में चेंज आ रहा है, जीन के अंदर चेंज आ रहा है, यानी डीएनए में चेंज आ रहा है, तब उसका एक्सप्रेशन जो है वो बदल रहा है, वो जीन ठीक से काम नहीं कर पा रहा। जीन जो है जो काम करने वाला था वो काम नहीं कर पा रहा। लेकिन यहाँ पर एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन के हवाले से लिखा हुआ है कि क्रोमोसोम में चेंज नहीं आया, क्रोमोसोम की सीक्वेंस वैसे ही मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी जीन के एक्सप्रेशन में जो है चेंज आ चुका है। अब ये जीन के एक्सप्रेशन में, जीन के काम करने में चेंज आ जाना, क्रोमोसोम में चेंज नहीं आना, डीएनए में चेंज ना आए और फिर भी जीन अपना काम बदल दे, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये बेसिकली इन्वायरमेंट के फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। और इन्वायरमेंट के दो फैक्टर्स का जिक्र है, यानी कि मदर की डाइट और उसकी स्ट्रेस। इन दोनों की वजह से, इन दोनों फैक्टर्स की वजह से जो है एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन हमें देखने को मिलती है। अब लिखा हुआ है एबनॉर्मल एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन कैन अफेक्ट द जीन एक्सप्रेशन इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ मिसकैरेज। तो एम्ब्रियो के अंदर एक्सप्रेशन जीन का ठीक से नहीं हो पाएगा, तो उसके नतीजे में जीन काम नहीं कर रहे होंगे, तो मिसकैरेज का चांस जो है बढ़ जाएगा। मज़े लिखा हुआ है कि मेजर जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ जो हैं एम्ब्रियो के अंदर, वो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन को काज कर रही हैं, यानी मिसकैरेज को काज कर रही हैं और डेवलपमेंट के प्रोसेस पर असरअंदाज हो रही हैं। एक और चीज़ यहाँ पर बयान की जा रही है कि कुछ एबनॉर्मलिटीज़ इनहेरिटेड होती हैं जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में भी आ सकती हैं, और कुछ जो है रैंडम होती हैं जिनको हम रोक नहीं सकते। तो अब हम आज के लास्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, जो कि है हमारे पास फीटल सर्जरी। फीटल सर्जरी की बात करें तो फीटस पर परफॉर्म करी जाने वाली सर्जरी। तो फीटस क्योंकि मदर के वॉम के अंदर, यानी कि मदर के यूटेरस में मौजूद होता है, तो अगर हम लोग एक ऐसा प्रोसीजर कर रहे हैं जिसमें यूटेरस के अंदर ही हम करेक्शन ला रहे हैं स्ट्रक्चर के अंदर, ताकि जो प्रॉब्लम आ चुका है, जो डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटी आ चुकी है फीटस के अंदर, वो डेवलपमेंट के टाइम पर ही ठीक की जाए, तो ऐसी कंडीशन को हम फीटल सर्जरी करें। एक ऐसा प्रोसेस जो फीटस पर शुरुआती टाइम पर, यानी कि उसकी डेवलपमेंट से पहले किया जा रहा है, ताकि उसके अंदर होने वाली, फ्यूचर में होने वाली प्रॉब्लम्स को दुरुस्त किया जाए। अब लिखा हुआ है कि
जब हमें लग रहा होता है कि फीटस की डेथ हो रही है या उसे लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी होनी पड़ेगी, तो उन सूरतों के अंदर जो है बिफोर बर्थ ही ये सारा प्रोसीजर किया जाएगा कि बर्थ होने से पहले ही इस डिफेक्ट को ठीक किया जाए, वरना ये प्रॉब्लम आगे चल करके मजीद जो है खतरे का सबब बनेगी। अब एक एग्जाम्पल के हवाले से लिखा हुआ है कि एक फीटल सर्जरी का एग्जाम्पल है वो है करेक्शन ऑफ स्पाइना बाइफिडा। स्पाइना बाइफिडा एक ऐसी बीमारी जिसके अंदर न्यूरल ट्यूब जो है वो ठीक से क्लोज नहीं हो रही थी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर, यानी कि फर्स्ट मंथ के टाइम पर। तो इस तरह से स्पाइनल कॉर्ड जो है वो प्रॉपर डेवलप नहीं होता, स्पाइनल कॉर्ड जो है डैमेज रहता है और साथ साथ जो नर्व्स हैं वो भी डैमेज रहती हैं। अब स्पाइना बाइफिडा के अंदर किस तरह से किया जाएगा कि स्मॉल इंसिजन किया जाएगा मदर के एब्डोमेन के अंदर, यानी कि मदर के पेट के अंदर एक कट लगाया जाएगा और यूट्रस तक भी कट लगाया जाएगा, और फिर जो पार्ट होगा जो कि स्पाइनल कॉर्ड वाला पार्ट होगा, लाजमी हमें ये मालूम है कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो बच्चे की बैक की तरफ, फीटस की बैक की तरफ मौजूद होता है। तो बच्चे की बैक की तरफ जो है फिर इंसिशन किया जाएगा और जो डैमेज पार्ट होगा मदर के अंदर ही, वॉर्म के अंदर ही, तो ऑपरेशन के जरिए से उस पार्ट को प्रॉपरली क्लोज किया जाएगा जो कि स्पाइनल कॉर्ड को डेवलप कर रहा है, यानी कि न्यूरल ट्यूब को प्रॉपरली क्लोज किया जाएगा और इस तरह से स्पाइनल बाइफिटा को रोका जा सकता है। अगर ये कंडीशन ठीक हो गई तो बच्चा प्रॉपरली वॉक करना शुरू कर देगा। उसके अलावा उसके बोवल मूवमेंट, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन ठीक से काम कर रही होगी, उसका ब्लेडर जो होगा, यूरिनरी ब्लेडर, वो भी ठीक से काम करेगा। लेकिन अगर ये चीजें नहीं होती, ये कंडीशन ठीक नहीं होती, तो उस कंडीशन में उसका वॉक का भी प्रॉब्लम रहेगा क्योंकि नर्व्स डैमेज हो रही होगी। बोवल मूवमेंट यानी लार्ज इंटेस्टाइन जो फूड को नीचे भेज रहा होता है, तो बोवल मूवमेंट भी, फुट की मूवमेंट जो है वो भी खराब हो रही होगी और ब्लेडर भी ठीक से काम नहीं करेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्पाइनल कॉर्ड ठीक से डेवलप नहीं हुआ पड़ा, और उसके अलावा मेनिंजेस के स्ट्रक्चर को भी देख रहे हैं, और उसके अलावा आप देख रहे हैं कि एक फ्लूइड जो है स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड में वो भी यहाँ पर अक्यूमुलेट हो चुका है, और ये एक बम्प के जैसा एक बड़ा सा स्ट्रक्चर जो है बच्चे के ऊपर बैक पर नजर आ रहा है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड में होने वाली डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है जो कि न्यूरल ट्यूब के बंद ना होने की वजह से हुई थी। अच्छा, एक चीज़ ये भी ध्यान में रखिएगा कि ये स्पाइनल बाइफिटा जो सर्जरी की वजह से ठीक हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि ये सारी एबिलिटीज़ को वापस ला सके, यानी कि वॉक करने की एबिलिटी या ये जो हमने पहले एबिलिटीज़ बयान की, तो हो सकता है ये दोबारा से रिस्टोर ना हो सके। और ये प्रॉब्लम बेसिकली जो क्रिएट हो रहा है ये स्पाइनल कॉर्ड के डैमेज होने की वजह से क्रिएट हो रहा है, और स्पाइनल कॉर्ड की ट्यूब बेसिकली जो है वो बंद हो जाती है 28 दिनों के अंदर, पहले महीने में ही, लेकिन उसके बंद ना होने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। अगर ये न्यूरल ट्यूब जो है वो बंद नहीं हो रही तो ब्रेन को भी डैमेज करेगी एनएनसेफेली करके, और स्पाइनल कॉर्ड को भी डैमेज करेगी इस तरह से स्पाइना बाइफिडा करके। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।